सब्सक्राइब कीजिए एवन ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है एवन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का सोल्यूशन नाम का चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है वन हाफ सोल्यूशन इक्वेशन, यानी वन हाफ का विलयन समीकरण। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि वन हाफ विलयन समीकरण होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर लूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वन हाफ बिलियन समीकरण, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वन हाफ बिलियन समीकरण यानी किसी सोल्यूशन के लिए कोई इक्वेशंस की बात हो रही है। जैसे आप क्लास 11 में पढ़ा होगा तो गैस के लिए इक्वेशंस हमने फाइंड किया था, वहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है और वह जो इक्वेशन कहलाता है वो वन हाफ सोल्यूशन इक्वेशन यानी वन हाफ बिलियन समीकरण कहलाता है, जैसा कि टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि वहां पर क्या था कि वहां पे बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो, इन सभी साइंटिस्टों के जो स्टेटमेंट थे उन स्टेटमेंट को मिक्सअप करके एक इक्वेशन बनाया गया था जिसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन कहा था। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम बॉयल और चार्ल्स के कॉन्सेप्ट को, मतलब बॉयल और चार्ल्स के जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को वन हाफ ने थोड़ा सा सोल्यूशन पे अप्लाई किया और सोल्यूशन पर अप्लाई करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है यानी वन हाफ बायल का वन हाफ नियम, बायल वन हाफ नियम क्या कहता है हमसे? बायल वन हाफ नियम हमसे ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, यदि कोई सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, एक नियत मान पर ले जाकर रोक दिया जाए, तो उस अवस्था में उस विलयन के अंदर जो उसका पराशर दाब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उसका, वह उस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के समानुपाती होगी। यदि हम प्रेशर को पी से डिनोट करें, प्रेशर को हम और कंसंट्रेशन को सी से डिनोट किया जाए तो पी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा सी के। जी, जैसा कि आप देख रहे होगे पी प्रोपोर्शनल टू सी। और आप सभी लोग जानते हो कि जब कभी कोई प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो वो जब भी रिमूव होता है तो उसके जगह दो चीजें आती हैं, एक इक्वल का साइन और दूसरा एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पर भी एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के सी। अब P इज इक्वल टू के सी, P क्या है? प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। और C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। और K क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी ये मिला आपको पहला इक्वेशन P इज इक्वल टू के सी। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नीचे आपको दिख रहा होगा चार्ल्स वन हाफ नियम। चार्ल्स वन हाफ नियम क्या कहता है? चार्ल्स वन हाफ नियम हमसे ये कहता है कि स्थिर सांद्रता पर कि अब हम टेम्परेचर को पहले हमने कांस्टेंट किया था, अब क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे। तो कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने पर किसी विलयन का जो पराशर दाब होगा वह विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी सोल्यूशन में, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो किसी भी सोल्यूशन में यदि उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह उस सोल्यूशन के टेम्परेचर के समानुपाती होगा। फिर यहाँ पे हम लोग वही बात करते हैं कि यदि प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को P सपोज कर लिया जाए और टेम्परेचर जो परम ताप है उसे हम T सपोज कर ले, तो जो P होगा वो प्रोपोर्शनल होगा T के। फिर वही बात आएगी कि P जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट आता है, तो वैसे यहाँ पर भी आएगा P इज इक्वल टू के टी, जहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है, T क्या है? टेम्परेचर है और P क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसे हम यदि इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो।
जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि बैल वन हाफ नियमानुसार आपको एक इक्वेशन मिला और चार्ल्स वन हाफ नियमानुसार आपको एक दूसरा इक्वेशन मिला। जहाँ पे हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे आपको मिला था P इज इक्वल टू के सी, और यहाँ पे जो मिला था वो मिला था P इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड के नाम से हमने लिखा था। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब यहीं पे हम थोड़ा से इसको बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से यदि हम बात करें तो आप देखो समीकरण 1 भी P के इक्वल है और समीकरण 2 भी P के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि P हम ये लिख सकते हैं क्या CT, क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट ही है, तो P प्रोपोर्शनल टू CT। यदि P प्रोपोर्शनल टू CT है तो आप जानते हो कि जब फिर प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो P इज इक्वल टू CST। ठीक है, जहाँ पे CT पहले से था और S क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम सोल्यूशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। वी नो दैट, आप जानते हो कि S कांस्टेंट मतलब S सोल्यूशन कांस्टेंट है, और तो C इज इक्वल टू होता है 1/V, या इसी को हम C इज इक्वल टू N/V भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू 1/V जब 1 मोल हो तब, और C इज इक्वल टू N/V जब N मोल सोल्यूशंस के हों तब की बात होती है। ठीक है, तो हम यहीं से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा C के जगह N/V S T। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। N/V S T, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो P इंटू वी इज इक्वल टू NST। ये रहा हमारा फाइनल सोल्यूशन, यानी इसे कहते हैं क्या, P इज इक्वल टू NST। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, S कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो भाई ये S जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो इस S की बात करें तो आइए S की थोड़ी सी बात कर लें। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर बात करें तो इसमें कि विलेन स्थिरांक S। ठीक है, तो जो S कांस्टेंट था उसे हम विलेन स्थिरांक कहते हैं, यानी सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। अब इस सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या होती है तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दिख रही होगी S की पहली वैल्यू जो है S इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर प्रति केल्विन प्रति मोल। अब ये लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल, ये सबसे पहले ये जो वैल्यू है वह एक एमकेएस सिस्टम में है। ठीक है, यानी कि एमकेएस सिस्टम का मान है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू जो है 8.314 इंटू 10 टू पावर 7, 8.314 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। ये जो दूसरी वैल्यू है ये आपका सीजीएस सिस्टम में है, और तीसरी वैल्यू जो है S इक्वल टू 8314 वो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो एमकेएस सिस्टम की बात आ जाए तो आप उसमें फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, और लेकिन जब से सीजीएस सिस्टम में की बात आ जाए तो वहाँ पे आपको S की सेकेंड वाली वैल्यू जो होगी वो आपको यूज करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बारे में हम लोग वो है करने वाले हैं वन हाफ बिलियन समीकरण की बात, वन हाफ बिलियन समीकरण की सीमाओं की बात करने वाले हैं। तो वन हाफ बिलियन समीकरण की जो सीमाएं होती हैं यानी जो लिमिटेशंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि अवाष्पशील यौगिकों ही मतलब कि अवाष्पशील यौगिक ही वन हाफ नियम का पालन करते हैं। तो अवाष्पशील यौगिक ही वन हाफ नियम का पालन क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बात समझिए। यहाँ पे जो आपने फार्मूला प्रूव किया है वो फार्मूला हमें मिला था PV इज इक्वल टू NST। ठीक है, PV इज इक्वल टू NST हमें फार्मूला मिला था।
अब इस पीवी इक्वल टू एनएसटी में एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स है ना, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स है। अब कोई अवाष्पशील यौगिक न हो, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड न हो, तो इस कंडीशन में जब इसको कंप्रेस्ड किया जाएगा तो या तो ये संगुणित हो जाएगा या तो विघटित हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन में या तो ये संगुणित हुआ या विघटित हुआ, या तो आपस में इसके अणु जो है वो जुड़ जाएं या आपस में टूट जाएं, तो इन दोनों अवस्थाओं में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे बढ़ेगा अब वैसे ही एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हर एक कंडीशन में जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तो वहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए 1/2 का ये जो सोल्यूशन इक्वेशन है वो केवल नॉन वोलाटाइल कंपाउंड पर ही का पालन करते हैं, ठीक है। सेकंड लिखा है वही इसका जस्ट अपोजिट है, वाष्पशील यौगिक यानी वोलाटाइल कंपाउंड जो होते हैं वह 1/2 नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समपराशरी। देखिए जो अगला टॉपिक हमारा है वो है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा कि आपको वहाँ पे डिफिनेशन दिख रहा होगा कि वहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान दाब रखते हैं, यानी कि वो सारे सोल्यूशन जिनका कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट प्रेशर हो उसे ही हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास इक्वेशन हो जाए, जो अभी हमने सोल्यूशन के लिए फाइंड किया है PV इज इक्वल टू NST। अभी एक सोल्यूशन के लिए हमने ये फाइंड किया। मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक इक्वेशन के लिए है और ऐसा ही दूसरे इक्वेशन के लिए है, तो इस कंडीशन में यदि समान ताप पर समान दाब रखते हैं तो यानी T1 और P1 की जो वैल्यू होगी वह T2 और P2 के इक्वल होगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है ना, सॉरी डिफिनेशन में यही बोला जा रहा है सीधे सीधे कि जो समान ताप पर समान दाब रखते हैं, यानी कि P1 की जो वैल्यू होगी, यानी कि दो सोल्यूशन हम लोगों ने लिया हुआ है तो दो सोल्यूशन के लिए हम बात करें उसमें, तो दोनों सोल्यूशन के लिए पहली कंडीशन क्या मिलेगी, जैसे ये P1 है और ये बराबर होगा P2 के और T1 है वो बराबर होगा T2 के, यानी T1 और T2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और यदि T1 और T2 आपस में इक्वल होंगे तो अब बताइए यदि दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से P1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू NS, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो दोनों में S तो कॉमन ही होगा, S तो दोनों में ही कॉमन होगा ना, तो हम इसको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पहला इक्वेशन जो V1 होगा उसके लिए W1, क्योंकि N इक्वल टू क्या होता है W/M, तो N1 इक्वल टू W1/M1, और यहीं पे दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा उसके लिए मिलेगा V2 बराबर W2/M2, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा एक साथ देखा जाए तो इस कंडीशन में आपको दोनों को एक साथ सॉल्व करने पे आपको मिलेगा क्या, दोनों को एक साथ अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कि पहला इक्वेशन जो मिलेगा वो N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2, यही ना मिलेगा। अब N1 की वैल्यू क्या मिलेगी, W1/V1 इंटू M1 बराबर W2/V2 इंटू M2, ये आपको मिल जाएगा समपराशरी विलयन का एक कंडीशन जिसमें कि W1/V1 इंटू M1 जो होगा वो W2/V2 इंटू M2 के इक्वल होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समदाबी विलयन, ठीक है। समदाबी विलयन की बात करें तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। मतलब कि उनका जो वेपर प्रेशर होगा वह एक निश्चित ताप पर
कोई यदि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर उनका जो वाष्प दाब होगा वो भी उनके समान ही होगा। जैसे कि कोई सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, तो पहले के टेम्परेचर 30 डिग्री पर उसका वाष्प दाब यदि 5 atm है, तो दूसरे के 30 डिग्री पर भी उसका टेम्परेचर सॉरी प्रेशर 5 atm ही होगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है वन हाफ विलियन समीकरण के उपयोग। वन हाफ विलियन समीकरण का उपयोग क्या क्या है, जैसा कि दो पॉइंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है। पहला, अवाष्पशील यौगिक विलयनों के परासरण दाब की गणना करना, मतलब नॉन वोलाटाइल जो कंपाउंड्स होंगे उस विलयन के परासरण दाब की गणना कर सकते हैं वन हाफ विलयन समीकरण से। जाहिर सी बात है, पीवी इज इक्वल टू NHT में आप पी आराम से फाइंड कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या है, परासरण दाब ज्ञात होने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभारों की गणना की जा सकती है। जी, आप फार्मूला देखोगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या है, NST। ठीक है, अब पीवी इज इक्वल टू NST में पीवी इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, W/m/ST। अब W क्या है, वेट है, और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, M इज इक्वल टू W/PV इंटू ST। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दिया जाए, तो अरेंज करने से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे सीधे सीधे M इज इक्वल टू WST/PV ये फार्मूला मिलेगा यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तब किसी सोल्यूशन के कंपाउंड का। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और यह टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। वन हाफ विलियन समीकरण का ये पूरा टॉपिक है, जिसमें हमने बात की कि वन हाफ विलियन समीकरण क्या होता है, उसके क्या उपयोग हैं, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, और उनके द्वारा क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए